नमस्कार। न्यूज़ 13 आज दिल्ली में है। दिल्ली में न्यूज़ 13 में बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र वर्जी और राज्यसभा सांसद भी हैं। दो जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। उत्तराखंड के बारे में कुछ चीज़ें पूछने के लिए हम आज जानने के लिए भटजी के पास पहुंचे हैं, भटजी के आवास पर। भटजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 13 उत्तराखंड में। सतीश जी, आपका भी स्वागत है। आप मेरे घर तक आए हैं। सर, उत्तराखंड की कुछ बातें करें, कुछ आजकल ज्वलंत मुद्दे हैं, उनसे आप परिचित हैं। सबसे पहले मुद्दे में आते हैं बाघ वाले में। आए दिन वहाँ पे इतने लोगों को मार रहे हैं। परसों की घटना रुद्रप्रयाग में भी ताज़ा एक वो बच्चे को ले गए जिसकी बॉडी कल दूसरे दिन मिली है। आप वहाँ पर सरकार क्या कर रही है इसके बारे में सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ हम लोग वृक्षों का पालन करते हैं। वही वन्य जीव संरक्षण का भी उत्तराखंड के अंदर एक अच्छा दृष्टिकोण से उसको देखा जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बाघों की संख्या बढ़ी है। जब संख्या बढ़ती है तो और जंगलों का के अंदर मौसम की प्रकृति के कारण कुछ चीज़ें गड़बड़ाई है। जो फल या जंगली जो चीज़ें जानवर खाया करते थे, धीरे धीरे उनमें कुछ कमी हुई है। जहाँ तक बाघ का फीचर, बाघ हम जानते हैं मांसाहारी जीव है और अनेकों जगह तो सड़कें भी चली गई हैं, लोगों का आवागमन बढ़ा है, गाँव में विस्तार रूप लेने लगे हैं। लेकिन पिछले दिनों में मैंने देखा है कि बाघों ने एक प्रकार से मानव पराक्रम करना बहुत बड़ी संख्या में प्रारंभ किया है और जो दुखद है। लेकिन क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए तत्काल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बैठक की है और इस प्रकार के अनुकूल बाघों को मारने का सीधा आदेश हो चुका है और बड़ी संख्या में बाघ मारे भी गए हैं। और प्रयास ये रहता है कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ न बने। अब धीरे धीरे प्रत्येक गांव के अंदर हमने वन सरपंच करके नियुक्ति का एक विषय निकल कर आया है। तो धीरे धीरे गांव की सुरक्षा, गांव में वन्य जीव का आगमन रुके, जिससे क्या क्या और हो सकता है, इसके लिए लगातार सेमिनार चल रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि जो घटना लगातार बढ़ी थी, हमने उसको ब्रेक करने का काम किया है। रुकती हैं घटनाएं। हाँ, अभी आपका जहाँ पर आपका घर है पोखरी के पास में, परसों वहाँ पर किसी की गौशाला को तोड़ के भी 7-8 बकरियाँ खा दी थी। आपने रोडों का जिक्र किया। अभी मैं आपके संज्ञान में लाता हूँ आपकी एक जगह, जब हम गोपेश्वर को जाते हैं पोखरी से नीचे चांदी खाल या चांदनी खाल को एक जगह है छोटी सी, उसके ऊपर पास में एक डूंगरा गाँव है, डूंगर गाँव। दीक्षा जी कोई वहाँ की ग्राम प्रधान है। वो 2.5 किलोमीटर रोड के लिए, जब आप वहाँ विधायक रहे हैं, अभी आप सांसद भी हैं, तो नहीं कटी तो श्रमदान करके रोड काट रहे हैं वो। देखिए, उस सड़क में हल्का सा ग्रामीण का ही विवाद है। यूनिवर्सिटी का अलाइनमेंट अलग है और दो जगह से लोग सड़क को चाहते हैं। विभाग एक ही स्थान पर सड़क निर्माण कर सकता है। उसका फर्स्ट फेज का शासनादेश हो गया है। सेकेंड फेज के लिए फॉरेस्ट डिवीजन के लिए फाइल गई हुई है। मेरी अभी 3 दिन पहले फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट में बात की हुई है। बहुत जल्दी उसकी जब स्वीकृति हमको प्राप्त हो जाएगी तो कटिंग का काम सेकेंड फेज में होता है, तो सेकेंड फेज की कटिंग के रूप में काम होगा। लेकिन तो भी सड़क एक ही स्थान से कटेगी, दूसरी जगह के लोग श्रमदान के माध्यम से सड़क को आगे बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि अब तो मनरेगा भी इस बात की, मनरेगा का नाम बदल गया है, बीवीजी राम जी हो गया है। बीवीजी राम जी के माध्यम से भी इस प्रकार की सड़कों के निर्माण भविष्य में होंगे, इसलिए इसको आज विवाद की दृष्टि नहीं देख रहे हैं। दोनों जगह से रोड चली जाए। डूंगर एक अच्छा गांव है, वहाँ डूंगर की देवी और प्रसिद्ध माँ कालिका है, उसका वहाँ पूजन होता है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। उस क्षेत्र का सिंगल गांव छूटा हुआ है और किसी जमाने में वो सड़क वहीं से होकर जा रही थी जब नरेंद्र सिंह भंडारी जी उत्तर प्रदेश के जमाने के मंत्री थे। लेकिन उस कालखंड के अंदर मेरे गाँव को सड़क से, मेरे गाँव में सड़क न है, इसके भी आंदोलन उस क्षेत्र में हुए हैं। वही कारण रहा कि रड़वाग तक नीचे चांदी का रड़वाग तक रोड गई और जिसने मोहन काल से डूंगर होते हुए नीचे आना था वो रोड वहाँ रुक गई। अब क्योंकि आज का युवा पढ़ा लिखा हो गया है, अब उसको सड़क चाहिए, इसलिए सड़क के लिए भी आंदोलन से होते हैं। इस चीज़ को तो मानो कि उस टाइम पर अगर रोका होगा उन्होंने, तो खेती पर निर्भर थे पहाड़ी लोग सारे। अपना खेत कोई कटवाना चाहता नहीं था। आज खेती रही नहीं तो लोग चाहते, सुविधाएं ज़्यादा बढ़ी है, लोग चाहते घर पर। निश्चित रूप से समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं और उस सड़क का शासन मैंने कहा हो चुका है। अब दूसरे क्षेत्र दूसरी और सभी सड़क बन जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
सरकार दिशा प्रयास करें, लेकिन PWD के जो अधिकारी, फॉरेस्ट के जो अधिकारी है उनसे मेरी बात है, बहुत जल्द इसकी फॉरेस्ट करने का सियासी शासन होता है, उससे बिल को बैठा उसे जारी कर दिया जाएगा। तो वो जल्दी। अब एक बड़ी चीज़ पे आते हैं, बढ़िए लॉ एंड ऑर्डर। उत्तराखंड में आपने विकासनगर वाला देखा होगा, एक लड़के को वहाँ पे मारा, फिर गोली से फिर देहरादून में मर गए, हल्द्वानी में वही कंडीशन है। लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है उत्तराखंड में, पुलिस का कहीं रोल रहता है। अभी वो 2-3 लोगों को सस्पेंड कर दिया, चौकी इंचार्ज को, उनको। जो ये बड़े अधिकारी हैं, पहले ही देहरादून वाले मामले में आपको भी पता होगा, उस लड़की ने पहले ही वहाँ पे कंप्लेंट दी थी कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। उसके बाद वो मर जाती है, तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रह जाती है, कहाँ चूक है? निश्चित रूप से जब चूकें होती है उसके लिए दोषी लोग होते हैं, दोषी सजा भी होती है। जो घटनाएं इस बीच हुई है वो बहुत ही दुखद घटनाएं हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत गंभीरता से लिया है। कुछ लोगों को उसमें सजा भी हुई है। अभी मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा प्रशासन की शक्ति की और आवश्यकता है। तो उसी अगर मुख्यमंत्री DGP है, उनको बहुत कड़ाई से कहा कि कहीं पर भी और कोई रिपोर्ट किसी बहन द्वारा लिखी जाती है तो तत्काल पहले उसकी अरेस्टिंग हो और उसकी जांच पड़ताल की जाए, जिससे इस प्रकार की घटनाएं रोकी जाए। पिछले दिनों की घटनाओं से हम जरूर संबंधित हैं और घटनाएं न हो इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जाए। आप मानते हैं कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर की चूक है? जब कोई घटना घटित होती है स्वाभाविक रूप से उसमें बनता ही है, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने कड़ाई के साथ कार्रवाई भी की है। दोषी सलाखों के अंदर है। बड़ी बात क्या होती है कि इस प्रकार के अपराध करने वाले अगर छोड़ के भाग जाते हैं तो लाइन वगैरह और ज़्यादा खराब फैलाया जाता है, लेकिन तत्काल दोषी लोगों को जेल की सलाखों में डाला गया है। ये ठीक है कि पुलिस का भय इस रूप में दिखना चाहिए, उसकी कमी इस बीच में दिखाई दी है और वो कड़ाई के साथ उसको निर्देशित कर दिया गया। पुलिस के रूल हमारे उत्तराखंड में गलत जाते हैं। आपको पता होगा, एक लड़का वो रोज वहाँ पे चिल्ला रहा है कि मेरे सर में बाथरूम कर दिया, मेरे को धूप चटवाया पुलिस वालों ने, सारी चीज़ें। बल्कि इसमें आपको रखना भी चाहिए, ऐसा पुलिस वाला जो धर्मेंद्र रौतेला है, इतना कुकिर तो वो आदमी करता है, उस पर जाँच बैठी, उसका भी कोई डिसीजन नहीं है आप तक। देखिए, आज के सोशल मीडिया में और व्यक्तियों को अपनी बात रखने का अधिकार है। किस रूप में कोई व्यक्ति क्या बात बोलता है उसकी भी जांच होती है। ऐसा नहीं है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे इस तरीके से मारा गया है, पीटा गया है, फलां क्या है, सोशल मीडिया में उसको हीरो बनाए, लेकिन क्यों पीटा गया, क्यों मारा गया, उसके भी कारक होंगे, कोई कारण रहते हैं और उसमें जो भी दोषी तो वो बाद में उसको मिलती है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उसी की बात पे जाता हूँ। एक तो कोई आदमी, मैं हूँ या आप हैं, चाहे हम में ही हैं, भाई कोई भी आदमी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा उसको इतने नीचे नहीं गिरा सकता कि मेरे साथ ये हुआ है। वो बोल रहा है, वो ये भी कह रहा है कि मेरा नार्को टेस्ट करवा लो, उस दिन की CCTV फुटेज ले लो, उसमें कोई मतलब आप भी संज्ञान नहीं लेते, पुलिस वाले नहीं लेते। सरकार ने सारे जगह संज्ञान लिया है, बातचीत जारी है। कुछ लोग आजकल सोशल मीडिया में अनेकों ऐसे लोग होते हैं जिनको किस रूप में बात रखनी है। आखिरकार पुलिस किसी व्यक्ति पर कार्रवाई करती है तो एक पक्ष कार्रवाई की संभावना कम रहती है, कुछ कारण रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर इस प्रकार की घटनाएं कहीं होती है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। इसका भी आप संज्ञान लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर में भी है, वन विभाग का आपने मेरे को बता दिया। एक उत्तराखंड में एक चीज़ और, एक अजीब सी चीज़ हो रही है, शराब। और शराब की जो चीज़ें बिक रही हैं वहाँ ब्रांड देवी देवताओं के नाम पर, आपको पता भी होगा, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ब्रांड है। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले दिनों इसको बहुत प्रयास हुआ है, सरकार ने बहुत सी चीज़ें रखी भी हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमने बंद करके भी देखा है। जब शराबबंदी उत्तराखंड के अंदर हुई तो उसके बाद के घटनाक्रमों के से भी आप लोग उसको आपने वो देखा ही क्या किस प्रकार दुष्परिणाम आए। और क्योंकि उत्तराखंड के अंदर कई बार इसलिए भी चर्चा हुई है कि शराबबंदी क्या साधन बन सकता है, लेकिन क्योंकि हमने जब उसके दुष्परिणाम देखे तो फिर उसको ओपन किया गया। आज की तारीख में मैं बंदी वाले में नहीं जा रहा हूँ, मैं शराब के जो वहाँ पे ब्रांड हैं देवी देवताओं के नाम पे, ये बंद होने चाहिए। अगर कुछ है तो वो संज्ञान में आएगा तो बंद करेंगे। किसी आधार पर देवी देवताओं के नाम की शराब उत्तराखंड में नहीं चलनी चाहिए, इसको मैं पक्ष करूँ। हमारा वृक्ष है बुरास, माल्टा आपके पोखरी में भी अच्छे होते हैं, घर के आसपास में, पूरे गोपेश्वर में होते हैं, पूरे पहाड़ में होते हैं। बुरास जैसा पेड़ जिसको हम अपना राज्य का वृक्ष मान रहे हैं, उसके नाम पे आपके दारू के ब्रांड हैं। माल्टा के नाम पे हमारा फल है, उसमें बन रहे हैं। इस प्रकार के नामों के अगर कहीं पर ब्रांड हैं तो मैं मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात को लाऊंगा, इस प्रकार के ब्रांड को तत्काल रोका जाएगा।
अब तीसरी चीज़ पे आते हैं, तो आपके पास टाइम भी कम होगा, छोटे छोटे में रहते हैं। उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म और खस्ता हाल बिल्कुल। आए दिन गर्भवती महिलाएं, जच्चा बच्चा दोनों मर रहे हैं, कहीं बच्चा मर रहा है। और चौखुटिया का इतना बड़ा स्वास्थ्य आंदोलन तो आपको याद ही होगा शायद, वो तो भूलने लायक रहा नहीं, इतने बड़े स्तर पर चला गया। देखिए उत्तराखंड के अंदर जो व्यवस्थाएं थी वो 25 साल के अंदर तत्काल व्यवस्थित हो जाए, इसकी कल्पना भी असंभव है। आज सड़क का आंदोलन खत्म हो गया, आज बिजली का आंदोलन खत्म हो गया, आज पानी का आंदोलन खत्म हो गया, ये ठीक है। स्वास्थ्य में भी बहुत यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन अब हर जिले के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं हमने बढ़ाई हैं। लेकिन जब से आयुष्मान कार्ड आया है, आयुष्मान कार्ड पर नेचर में आके लोगों को देहरादून दिखाना है, क्योंकि 5 लाख तक का इलाज सरकार ने फ्री किया उत्तराखंड के एक नागरिक के लिए। इसलिए कुछ बातें कहीं पर निकल कर आती हैं। पिछले दिनों बड़ी संख्या में डॉक्टर की नियुक्ति हमने की है, और मैं कह सकता हूँ कि जब एक एक करके एक एक समस्या का जो समाधान निकलता है, तो कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनमें कुछ समय लगता है। अब उत्तराखंड का छात्र डॉक्टर बन रहा है, उसको भेज रहे हैं हर हॉस्पिटल में, उसको वो जा रहा है। लेकिन कई बार डॉक्टर का भी एक वक्त होता है कि मुझे पहाड़ में कितने दिन रहना है, कितना जाना है। कुछ डॉक्टर जो है पीजी करने के लिए छुट्टी में चले जाते हैं, ये सब घटनाएं रहती है। लेकिन मैं आपको विश्वास नहीं करता हूँ, आने वाले समय में आप देखेंगे, अगर भारतवर्ष के अंदर किसी राज्य के अंदर सर्वाधिक अच्छी चिकित्सा व्यवस्था कहीं देखने को आपको मिलेगी, उत्तराखंड राज्य के अंदर मिलेगी। स्वास्थ्य हर जिले के अंदर देखा, हमने जो हॉस्पिटल्स है उनमें गुणात्मक सुधार किया है, अनेकों जगह आईसीयू खोले हैं, ऑक्सीजन की डिमांड जो रहती थी उसकी व्यवस्था की है। आज कोई जिला का मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ ऑक्सीजन की असुविधा हो। अनेकों जगह एक्सरे के अनेकों जो और तकनीक जो आवश्यकताएं रहती है, उसके लिए सब प्रकार की व्यवस्था सरकार ने प्रारंभ किया है। धीरे धीरे आप देखेंगे उसमें गुणात्मक सुधार आएगा। 25 साल हो गए, 25 साल के बाद भी कुछ और टाइम चाहिए। निश्चित रूप से चाहिए। 25 साल बहुत छोटा एक समय होता है, और हमारा 13 जिलों का राज्य है, हमारी आर्थिकी का सीमित साधन है। उतने साधनों में अब पूंजीगत व्यय की भी एक समस्या रहती है। हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में, इसलिए एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ता है। ये पूंजीगत व्यय हो गया। तो मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, बड़ी संख्या में उन्होंने हमको केंद्र से हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, रेलवे का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमको आर्थिक सहयोग देना प्रारंभ किया है। आप देखिए कुछ संभव स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे। आप प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री जी खुश हैं, भाई अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मेंबर सांसद भी हैं, मोदी जी बोल देते हैं मैं आपको बड़ी जी 10 करोड़ रुपए देता हूं, तो आपकी नज़र किस काम पे जाए? क्या करेंगे उस 10 करोड़ का? आप एक ऐसा काम करा रहे हैं जो नहीं। प्रधानमंत्री हम हमेशा मैं काल्पनिक चीज कह रहा हूँ, अगर ऐसा बोलते तो आप क्या करेंगे? क्या होगा? देखिए पहली बात तो प्रधानमंत्री जी से हम जो मांगते हैं हमको मिलता है, और प्रमुखता के आधार पर जो जहाँ पर कमियां हैं उसको दूर करने का सरकार प्रयास करती है। अब आपने स्वास्थ्य का विषय क्या है? स्वास्थ्य को अगर आपकी दृष्टि में आज के टाइम में एक मीडिया ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य की सुधार करना है, तो प्रधानमंत्री जी अगर मुझे कुछ देते हैं तो हम स्वास्थ्य की दृष्टि। मैं आपसे दूसरे तरीके से पूछ रहा था, ये जो आपके वहाँ पर बड़े चर्चाओं में रही है सरकार, 1000 करोड़ से ऊपर के विज्ञापन, एक अपनी पर्सनल, चाहे आप अपनी छवि है, आपके मुख्यमंत्री की है या किसी के, उससे किसी का भला तो हुआ नहीं, हुआ होगा तो चंद मीडिया घरानों का, वही पैसा अगर स्वास्थ्य में लगा दिया जाता तो अच्छा नहीं होता? लेकिन ऐसा होता है जब नेगेटिव प्रचार का विषय बनता है तो इस प्रकार की चर्चाएं भी लोग करते हैं। कौन लोग कर रहे हैं? इन लोगों ने अपनी सरकार का सारा दर्द प्रचार में लगाया है, जिन्होंने कुछ किया नहीं, केवल प्रचार किया है। आज तो उत्तराखंड के तो विकास लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज भाषण में विकास नहीं हो रहा है। आज अगर सड़क पहुंची है तो हर गांव तक पहुंची है, उसको लोग अपनी आंखों। आज जब किसी गांव के अंदर पहली बार गाड़ी गई है तो मैं दावे से कहता हूँ इन 14 वर्षों के अंदर हर गाँव को सड़क का जो लाभ मिला है वो क्रांतिकारी एक काम उत्तराखंड के अंदर हुआ है। आज कहाँ गैस का चूल्हा नहीं है, आज किस घर में बिजली नहीं है, आज टेलीफोन कनेक्टिविटी किस घर में नहीं है। हर क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाया गया है। ठीक है, जब कोई चीज के विकास की कई कमी दिखती है तो समय के साथ उसका उसके अंदर सुधार करने का हम लोग प्रयास करते हैं। अब विज्ञापन, सरकार अगर किसी काम को जनता के सम्मुख रखती है तो सूचना विभाग का अपना काम होता है, उसका कर्तव्य होता है, बजट होता है, सूचना विभाग उसको प्रचारित भी करता है, प्रसारित भी करता है, और करना भी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार का माहौल उत्तराखंड में नेगेटिविटी का जो पिछले दिनों लोगों ने तैयार करना, जिन पर कोई मुद्दे नहीं है, इशू नहीं है, ऐसे मुद्दों को लेकर जनता को गुमराह करने का जो लोग काम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको भी ये लगना चाहिए कि विकास आज उत्तराखंड के अंदर किस चरम सीमा को पहुंचा है, उसको स्वीकार करने की अवस्था भी रहती है, और प्रचार उसका एक माध्यम होता है। मतलब उसको विकास करके उसका प्रचार करने के लिए पैसा लगाया जाता है। आप
विकास वाले मुद्दे में आपने गैस चूल्हे की भी बात करी, फिर मैंने स्टार्टिंग में आपसे वन विभाग वाली बात करी थी। आप इस बात को मानते हैं कि ये जो गैस का चूल्हा है विकास के साथ साथ, एक बार बोलते हैं ना, वही विनाश का रास्ता बनता है। हम निर्भर होते थे जंगल की लकड़ियों पर और उन पे, ये चूल्हे के वजह से ही सारी झाड़ियाँ हुई, वो हुई, इससे भी घटनाएं बढ़ रही हैं। नहीं देखिए, नेगेटिव चर्चा किसी रूप में आप ले जाइए। नहीं, मैं नेगेटिव नहीं ले जा रहा हूँ, मैं मेरा विषय सुन, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, जंगल में झाड़ी जंगल की है ना, और मात्र शक्ति को आज धुएं से बचाना है, तो एक पक्ष है। ऐसा नहीं कि मैं इस बात पर पक्षधर हूँ। गांव में आज भी किसी को कोई लकड़ी की आवश्यकता तो व्यवस्था बनी हुई है, वन विभाग को व्यवस्था है, गाँव को हकदारी को वो लकड़ी उसको दी जाती है। सर्दी काल में आज भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। गैस में कोई सर्दी का गर्मी नहीं ले सकता है। पहले के बजाय लकड़ी का दोहन कम हुआ था, पहले हम 100% उस पर निर्भर थे, आज गैस आगे खाना तो ठीक है ना, अच्छा हुआ है, उससे झाड़ियाँ बढ़ी अच्छा, हैं, तो इस झाड़ियों का मतलब, झाड़ी अलग चीज होती है। अच्छा। लकड़ी, झाड़ी से लकड़ी का क्या मतलब है? लकड़ी अपनी जगह है, झाड़ी अपनी जगह है। झाड़ियाँ तब भी होती थी, झाड़ी का तो जहाँ आवश्यक होती है झाड़ियों का उपयोग किया जाता है। लॉबिंग करते थे उस टाइम पे पेड़ों की, लोग तो लकड़ियों को अपना साधन इकट्ठा करते थे लकड़ी साल भर की जलाने के लिए। आज मैं ये कह रहा हूँ वो हम उससे निर्भर हो गए गैस पे, तो इससे भी ठीक है, अच्छी बात है। इसके लिए भी सरकार को पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए कुछ टाइम पे, वन विभाग वो लॉबिंग करें, झाड़ियाँ नहीं होंगी तो जानवरों से वन बचेंगे। विभाग जो है अपने वन की सुरक्षा के लिए हर प्रकार कदम उठाता है। आपका सुझाव है, इस सुझाव की चर्चा करेंगे। एक और मेरा आपसे सवाल है सर, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, शायद अपने विधायकों से बार बार चर्चा करते होंगे और टाइट भी रहते होंगे, आप गाय के लिए भी, गौ माता के लिए अक्सर मुखर रहते हैं, इन चीज़ों को करते हैं, तो आपके विधायक निधि और सांसद निधि से भी गौशालाएं उत्तराखंड में बनाई जा रही हैं। ये विधायक निधि, सांसद निधि एक मानक के तहत ही विकसित की जाती है। सांसद निधि को भारत सरकार का मानक होता है, विधायक निधि को स्टेट का मानक होता है। अभी तक गौशाला निर्माण के लिए मानक की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अगर सदन के अंदर कोई विधायक इस विषय को उठाता है कि गौशाला निर्माण के लिए हमको विधायक निधि में जो खर्च करने की अनुमति मिले, तो विधानसभा उसको पारित करेगी, उस पर निर्णय होगा। अभी इस प्रकार की कोई व्यवस्था उस रूप में नहीं है। अभी विधायक निधि से कोई गौशाला बनाने की व्यवस्था नहीं है। अगर उसके बाद भी कोई विधायक बनाते हैं, गायें रखते हैं, तो उसकी देख रेख की फिर कोई जिम्मेदारी होती है या बना के उसको बस छोड़ दिया जाए? देखिए, गाय गौशाला जो है वो किसी संस्था द्वारा की निर्मित होती है, या व्यक्ति अपने घर में अपनी गाय की देख रेख के लिए करता है। तो जिसका गाय होगी वो गौशाला फिलहाल तो वहीं बनेगी। तो गाय की रक्षा, गाय का संवर्धन ये महत्वपूर्ण होता है। जो लोग करेंगे उनको इसीलिए दिया जाता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई गौशाला बना तो गाय ना हो उसके अंदर, ये व्यवस्था रहती नहीं है। कोई संस्था ही इस रूप में होती है, संस्था को देखते हैं। अब ये व्यवस्था है नहीं, आपने बता दिया, मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि कहाँ पर हुआ है। तो अगर आप कह रहे हैं व्यवस्था नहीं है तो ये गलत काम हुआ, और ये सरकार के धन का और आम आदमी के पैसे का दुरुपयोग किया आपके रानीखेत विधायक प्रमोद नंदवाल ने। इन्होंने एक गौशाला बनाई, वहाँ पे गाय रखी, विधायक निधि से पैसा दिया, और वहाँ पर गाय मरी, जब उसके बाद कोई देख नहीं, फिर मर रही हो। सुनो, मैं स्पष्ट बता दूँ, इसकी व्यवस्था नहीं है। सांसद निधि किस मत के लिए आई होगी वो अलग मत होगा। विधायक चौपाल निर्माण, विधायक विधायक निधि किस मत के लिए आई होगी, वो चौपाल निर्माण के लिए आएगी। उस चौपाल के अंदर गाय, किसने गाय रख दी होगी तो अलग विषय है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि विधायक निधि से गौशाला बने। सर, विधायक निधि से बनी है, गायें मरी हैं, आप चाहोगे मैं अभी आपको वीडियो दिखाता हूँ। फिर बता रहा हूँ आपको, विधायक निधि से गौशाला का कोई व्यवस्था नहीं है। किस मत से उन्होंने बनाया वो जाने। ये मतलब उन्होंने पूरा एक इसी चीज पे आते हैं आप अभी। रिकॉर्ड है तो बताओ ना, विधायक दिखाओगी प्रांत जगह पे गौशाला के लिए धनराशि बिल्कुल उसमें नहीं है, नहीं है, बाहर लगा है। विधायक जी उसका विधायक उद्घाटन भी निधि करते हैं, मैंने बनाया है। विधायक ढोल बाजे के साथ साथ वहाँ पे जाके बताया जाता है जनता को मैंने बनाया, विधायक निधि से। सती जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, चौपाल निर्माण के लिए दिया होगा, किसी और मत के लिए दिया होगा, उसके लिए गाय पाली जा सकती है, उसकी आपत्ति नहीं है। लेकिन विधायक निधि से गौशाला नहीं बन तो ये कोई भी वहाँ पर जो लोग अभी मुखर है उसके लिए गायें मर रही, विधायक निधि का पैसा हट के इलाज पूछ सकते हैं उनसे। तो वो उनका काम है, नहीं, प्रमाण के साथ उनका काम है। चौपाल निर्माण के दिया है, कोई पंचायत घर के लिए दिया होगा, इस रूप में दे सकते हैं। फला स्थान पर पंचायत घर, फला स्थान पर क्या नाम है चौपाल निर्माण, इसमें कोई गाय पालना अपनी जगह है, वो अलग विषय है। लेकिन स्पेशल गौशाला बनाने के लिए तो विधायक निधि अभी तक तो मेरे जानकारी में तो बताया नहीं। चलिए, तो अगली बार मैं आपको मिलूंगा तो प्रमाण के साथ वो चीज़ भी दिखाई जाएंगी। एक और चीज़ पे आते हैं, अभी बीच में हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, जातिवादी राजनीति, और वो आप ये तो करते नहीं परिवारवाद वाली,
उस टाइम पे टिकटों को जो आपने दिए ब्लॉक प्रमुख के इनके, ये आपकी भी सहमति थी या खुद ही लोग वहाँ पे जो आपके सिंबल से लड़े हैं, कांग्रेस के या बीजेपी के, तो ये आपके थ्रू बांटे गए? पहली बात तो सिंबल दिया नहीं जाता है पंचायत चुनाव में। हम कार्यकर्ता को घोषित करते हैं और जो जिले से रिप्रेजेंटेटिव होता है हम चुनाव में जीत देखते हैं। जो कार्यकर्ता जीतने वाला होता है उसको हम पार्टी समर्थित प्रत्याशी घोषित करते हैं और पार्टी अध्यक्ष होने आता है घोषणा नहीं करता हूँ, ब्लॉक प्रमुख की जिलाध्यक्ष द्वारा की जाती है। हमारा उत्तराखंड सर एक शांत प्रदेश है, मैं भी उत्तराखंड से आता हूँ। आप भी वहाँ ऐसे पोखरी के पास में जहाँ आपका घर है, ऐसे जंगल के बीच में आप वहाँ पर जब गए होंगे, बड़े संघर्ष आपने झेले होंगे वहाँ पे। और हम लोग यहाँ भी जाने जाते हैं उत्तराखंडी लोग शांति प्रिय के लिए, ईमानदारी के लिए, हमारी बहुत सारी चीज़ों के लिए अपनी एक पहचान है। तो कहीं भी छोटे स्तर के चुनाव में जो पिछली बार हुआ, आपको पता है आपके पास जो फोन आए, गोलियाँ चल गई, ये चल गई, ये सब चीज़ें आपको लगता है बहुत अच्छी नहीं है? ये गलत हुई है। अगर इस तरह की घटनाएं कहीं होती है उसका कोई समर्थन कर नहीं सकता है। और हमारा राज्य बहुत एक संवेदनशील शांतिप्रिय राज्य है, वहाँ चुनाव भी आपसी भाईचारे के आधार पर होते हैं। वैसे तो भारत के लोकतंत्र के अंदर वो खूबी है कि हम विचारों की लड़ाई लड़ते हैं, व्यक्ति लड़ाई नहीं लड़ते हैं। विचारों के आधार पर जनता का समर्थन हमको प्राप्त होता है और भारतीय जनता पार्टी के कामों को देखकर जनता जब सहयोग करती है उसका परिणाम होता है कि 80% ज़्यादा ब्लॉक में बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, 7% जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के बन जाते हैं। तो ये जो माहौल होता है वो माहौल जनता के समर्थन से होता है और जो जनप्रतिनिधि जीत कर आते हैं उन पर जनता का दबाव भी रहता है कि विकास के लिए कहाँ रहना चाहिए। मैं वही आपको कह रहा हूँ, पूरे गढ़वाल में ऐसी घटना नहीं होती। कुमाऊं में केवल घटनाएं देखने को मिलती हैं 2 जगह, बेतालघाट, द्वाराहाट। नहीं होनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कहीं भी घटनाएं शोभा नहीं देती हैं। और अगर कहीं पर इस प्रकार की हम अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित भी करते हैं इस प्रकार घटनाओं से बचना चाहिए। और इसमें भी आपके मजे की बात है, गौशाला के लिए आप बोल रहे नहीं होता, बजट वो देते हैं, इसमें भी प्रमोद नैनवाल जी आते हैं, उन्हीं के भांजे नामजद होते हैं बेतालघाट में गोलीबाजी के लिए। तो किसी के परिवार का रिश्तेदार कौन किस रूप में आया है इसको किसी विधायक से जोड़ा नहीं जा सकता है। अब मेरा मेरा कोई दूर का रिश्तेदार अब कोई घटना करता है उसके लिए मैं दोषी थोड़ी कहलाऊंगा। ये तो एक चर्चा ही बनती है। आपने उत्तराखंड के अंदर हमारा छोटा राज्य है, आपसी संबंध आपकी रिश्तेदारी लोगों की जानने में हर व्यक्ति है, कहीं ना कहीं सतीश से मेरी निकल आएगी। ये माहौल है उत्तराखंड का, इसलिए कोई लॉन्ग टर्म किसी व्यक्ति ने के चाचा के लड़के ने उसके मामा के लड़के ने कोई घटना कर दी उसके लिए विधायक दोषी है, ये मैं स्वीकार नहीं करता। ये आप स्वीकार नहीं करते आप तब तो इस बात को भी नहीं मानेंगे कि विधायक जी के भाई अभी ब्लॉक प्रमुख है वहाँ पे, पता नहीं किसी विकासखंड के, वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जिंदे कारतूस के साथ पकड़े गए और बाद में छूट गए, अभी तो ब्लॉक प्रमुख है। सजा हुई ना, सजा हुई, कहाँ सजा होगी? क्यों पकड़ा गया भाई, जेल में बोल रहा है आप देखिए, जमानत में छूट गए। ऐसा जमानत देना सरकार तो हमारा आपका काम नहीं है, वो न्यायालय देता है। सजा देना हमारा काम है। कोई व्यक्ति 1 दिन में छूटे, कोई 4 दिन में छूटे, ये न्यायालय का पक्ष होता है, न्यायालय उस पर सजा देती है, न्यायालय जमानत देती है। आप किसी को न्यायालय की अवधारणा से वंचित नहीं कर सकते, लेकिन सजा देना हमारा काम था। कोई भी अपराधी हो, चाहे किसी का कोई व्यक्ति हो, चाहे कितनी सिफारिश हो, अपराधी श्रद्धांजलि की सरकार में बच रही है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जो होते हैं आपके पार्टी से अगर जुड़े हैं, कहीं भी नाम आता है छोटा कार्यकर्ता के, पार्टी की छवि को तो इससे हम धक्का लगता है तत्काल ना? पार्टी से निकालते हैं ऐसे व्यक्ति, पार्टी में हम 1 मिनट के नहीं रखते। और क्योंकि समाज के अंदर बहुत से कार्यकर्ता है, सबसे बड़े सबसे ज्यादा सदस्य वाली पार्टी हमारी है, सत्ता दल हमारा है, तो लोग सदस्यता लेते हैं, ऑनलाइन मेंबरशिप है। पहले तो सदस्यता के पक्ष होता जिसमें जाते थे, आग्रह करना तो व्यक्ति कहीं से भी हमारा सदस्य बन सकता है, लेकिन जब हम पर विषय आता है तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी से बाहर करते हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में भी आप जरूर बाहर करेंगे। बड़ी बेबाकी से आपने भरजी सारी चीज़ों का जवाब दिया। एक ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे, मंत्रिमंडल उत्तराखंड में बनेगा? बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। और क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष जी का हमारा निर्वाचन हो चुका है, धीरे धीरे मुद्दे आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री पूरे कुछ टाइम के बाद उत्तराखंड में हम देखेंगे ना, बिल्कुल सरकार का मंत्रिमंडल में हमारे 5 लोग अभी लिखते हैं। अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपने नेतृत्व से बात करने में बहुत जल्दी मंत्रिमंडल से विस्तार करेंगे। हमारी विधानसभा अध्यक्षा कोटद्वार गई थी बीच में, कोटद्वार में एक उन्होंने जनता को बोला इतनी जोर से चिल्लाओ कि दिल्ली तक आवाज़ चली जाए और कोटद्वार जिला बन जाए। ये आप उनको उसका ज्ञान कम समझते हैं या उन्होंने बिना सोचे समझे ये बोल दिया? कई बार शब्द मुँह से निकल जाता है और उसको किसी को कर लेना नहीं चाहिए। बहुत हमारी नेत्री हैं, अपने क्षेत्र में संघर्ष करती हैं और उन्होंने अगर जिले की मांग की है
तो कोई पहली बात तो हुई नहीं, कोटद्वार जिला बनने थे, इसलिए अनिल कुमार इसे आता है। प्रदेश की विधानसभा है, उसके लिए प्रयास करेंगे और यथासमय जिले की जो मांग है उन पर सरकार बना देगी। ये बने कहाँ, ये तो निशम जी ने घोषणा कर दी थी, रानी के रामनगर कोटद्वार रुक गई थी ना, रुक गई थी, मना क्यों कर रहे, रुक गई थी। और रोकने वाले कौन है, आप भी जानते हो। जरूरी चीज़ों को ठीक करेंगे, आगे जब भी आवश्यकता रहेगी तो चीज़ों को करेंगे। सरकार जिले को सरकार ने दी, सरकार की गाइडलाइन के आधार पर उसके अंदर जिले बनेंगे। अभी इस वाले में आपके महिलाओं में, चलो खंडूर जी हैं, आपके और लोग भी हैं, और कुछ महिलाओं को अच्छी भागीदारी मिल रही है जो आपके विधायक हैं पुरानी, आप अभी, और इनमें भी आपके पुराने जो हैं उनको मार्गदर्शन वाले में छोड़ देंगे। पार्टी जब निर्णय करती है सब प्रकार का संज्ञान लेती है, जिलों का संज्ञान लेती है, हमारे भौगोलिक राज्य की जो है उनका ध्यान रखती है। तो जो भी मंत्रिमंडल होगा वो सबकी सहमति के आधार पर और अच्छा मंत्रिमंडल। पहली सरकार जो उत्तराखंड की चुनी गई नागरिक वाली की सरकार, उसमें आपकी एक ऐसी विधायक थी, उनका नाम आना बहुत जरूरी है। शायद मेरे को लगता है एक ही महिला विधायक थी, आशा नौटियाल केदारनाथ। देखिए आशा जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं, नेत्री हैं, और अभी हमारी प्रदेश के अंदर उपाध्यक्ष हैं, पार्टी में बॉडी पार्टी में उपाध्यक्ष हैं, और उनका एक अच्छा प्रभाव है। हम किसी नाम का समर्थन विरोध करने की स्थिति में होता नहीं है, नेतृत्व तो जो भी निर्णय करता है अच्छा निर्णय करता है, जो भी निर्णय को सबको बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, सुबह सुबह आपने इतना टाइम दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आता रहिए मेरे यहाँ, जरूर आपसे दोबारा मिलके, बड़े बेबाकी से आपने आज ठीक है, सवाल का जवाब दिया, बड़ा अच्छा लगा। समय था तो जो आपने पूछा, हमने प्रयास किया उसको अपने आपके चैनल के माध्यम से जनता तक उसको पहुँचा दें। नहीं, हम भी चाहते हैं आपकी सरकार की बातें जनता तक जाए, आप भी से वही चाहते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मकसद दोनों का एक ही है, एक ही मकसद रहना चाहिए। चौथा स्तंभ का बहुत बड़ा महत्व होता है लोकतंत्र में। चौथे स्तंभ के द्वारा जो विषय निकल के आते हैं वो सब उनके सरकारें समाधान की दिशा में जुटती हैं। लेकिन आज के सोशल मीडिया के युग में केवल नकारात्मक सोच की धारणा को बदलना पड़ता है। और मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से, लंबे समय से, क्योंकि युवाओं को किस रूप में कैसे भड़काया जाए, इसके लिए कोई एक तंत्र उत्तराखंड के अंदर लगा हुआ है। उत्तराखंड के अंदर की शांति को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए इस प्रकार के विषय पूरे प्रदेश में आज की तारीख में कड़े किए जाएगा। सरकार आपकी है, ऐसे लोगों को बंद कर दीजिए, बंद करने से समाधान नहीं। कार्रवाई कीजिए ना, सरकार आपकी है, रोक कर रहा है। सरकार हर विषय पे कार्रवाई भी करती है, ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन किसी के नेचर पे कार्रवाई नहीं होती है, किसी की मानसिकता पे कार्रवाई नहीं होती है। और आज मानसिकता जो कुछ लोगों की बन गई है वो उत्तराखंड राज्य के अंदर अलगाववाद की मानसिकता बन गई है। खास तौर पर ऐसे लोग जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार के गैंग के लोग जिस प्रकार से अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं वो चिंतनीय है। उत्तराखंड के युवा को उनसे स्थिर रहना चाहिए, बचना चाहिए। ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हमारा शांति प्रिय राज्य है, हम बहुत सारी अपनी अच्छी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ हमारे वहाँ पे है, ये तो मैंने आपको पहले बोल दिया। मैंने आपको कहा कि पिछले दिनों की जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को आप देखेंगे तो मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ उत्तराखंड का जनता राष्ट्रवादी है। हर गाँव में सैनिक वास करता है, बुद्धिजीवी है, वो जानता है कि मुकदमे धामी के नेतृत्व में अपराधी कहीं सुरक्षित नहीं है। हर अपराधी जेल के अंदर, घटनाएं घटित होती है, घटनाओं घटित ना हो इसका प्रयास होता है। और हर प्रकार की जिस प्रकार के घटनाएं उसमें सरकार ने हमेशा सजा देने का काम किया। अंकिता का विषय आपने बहुत पूछा नहीं है, लेकिन मुझे मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आज भी अपराधी जेल की सलाखों के अंदर है। दुख इस बात का भी होता है। मैं इसलिए इस बात पे नहीं आया था क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता था, परसों अगर बात होती है आपकी और हमारी, उस दिन आप जल्दी निकल के तो मैं जरूर पूछता। कल अभी सीबीआई वहाँ चली गई है, अज्ञात के नाम पे दिल्ली में एफआईआर भी दर्ज हो गई जो अज्ञात वीआईपी। देखिए मैंने कहा ना अपराधी जेल में, अब वीआईपी एक शब्द निकल के आ रहा है। मैं तो कहा आप बार बार इस नामों का उल्लेख करके उसको क्यों पांच कर लो। आज मुख्यमंत्री से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच बिठा दी है। और ये वीआईपी शब्द जो है इसका भी दूध का पानी का पानी क्या चीज है, किस प्रकार की आप देर तो हुई है ना सर, 2022 से 2026 में आज सीबीआई की जांच के लिए पहले ही बोल दिया होता तो इतना नहीं बखेड़ा होता इस चीज। तो आज सीबीआई जांच को मानने को तैयार है क्या कांग्रेस के लोग? आज कांग्रेस के मानने से क्या होता है? आंदोलन कौन कर रहा है? न्याय तो उनके आंदोलन माँ बापों ने जो मांग की हमने की है, जो मांग की। देखिए अपने राज्य की व्यवस्थाओं पर जो पुलिस की व्यवस्थाएं होती हैं उस पर संदेह व्यक्त करके आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उत्तराखंड में? अगर उसमें उसकी जांच हुई है, SIT
जांच हुई है, तो उस जांच पर प्रश्न खड़ा करने का उद्देश्य क्या है? कि अपराधी जेल के बाहर है क्या? उद्देश्य क्या था? अपराध को सजा देना। सजा दो ही प्रकार की होती है, या तो मृत्युदंड होता है या आजीवन कारावास होती है। और जिस दिन सजा घोषित, जिस दिन दोषी घोषित होता है, सजा उसके 1 महीने के बाद होती है। और अगर सजा घोषित होने के दिन जब उनको लग गया कि फांसी में कर सकते हैं, तो वीआईपी का नाम नहीं बताते वो लोग। लेकिन इशू को इस प्रकार से खड़ा करना और माहौल अराजकता का माहौल स्थापित करने का जो उन लोगों ने काम किया, मुख्यमंत्री ने अच्छा किया। उनकी माँ बाप से पूछा कि एसआईटी की जांच के बाद अगर आपको किसी प्रकार का संदेह है तो बताओ क्या कर रहा है। अपराधी जेल के अंदर है, उन्होंने कहा सीबीआई जांच करा दीजिए, इस पे वीआईपी के बीच में जांच चल रही है। इसमें सर आप मानिए देर हुई है, अंकिता की माँ शुरू से सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, सबको पता है। उन्होंने हर प्लेटफॉर्म में बोला है कि हमें सीबीआई जांच की है, तो 2022 के बाद चलो अभी भी देर आए दुरुस्त आए, करी तो है। लिखित में पहली बार उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की, उन्हीं की रिपोर्ट पर सीबीआई जांच को हमने प्रारंभ कर दिया। नहीं वो होगी, वो तो मैं इसीलिए आपने खुद छेड़ा, मैं तो बोला था, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा था क्योंकि कल अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी सीबीआई ने, सीबीआई वहाँ पहुँच गई, अपनी जांच शुरू कर रही है। लेकिन एक और, अब आप इस बात पर आ गए तो बड़ी दुख की भी बात है, और आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको इसका संज्ञान भी देना चाहिए और सोचना चाहिए बड़े कड़े तरीके से। ये जितने भी ऐसे लोग हैं सारे कहीं ना कहीं बीजेपी से लिंक आते हैं। वो दोनों आपके अंकिता के जो हत्यारे थे वो भी बीजेपी से जुड़े थे। आपके चंपावत में बीच में बच्ची का रेप हुआ, आपके मंडल अध्यक्ष थे। वहाँ चौकोट सालदे में होता है, वो भी आपके बीजेपी का मंडल अध्यक्ष था। पहले कह चुका हूँ, बड़ी सर्वाधिक संख्या में लोग हमसे जुड़े, सर्वाधिक मतदाता हमारे ही हैं। ये पदों में होते हैं आपके? ऐसा नहीं हो, पदों में है। पदों में एक दुग्ध संघ के अध्यक्ष ने, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, उन्होंने क्या किया? मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो भैया, जब कोई व्यक्ति दल, बड़ा दल होता है, बड़ी संख्या में दल से जुड़ते हैं, आज बड़ी संख्या हमारे मतदाता हैं, जब अपराध कोई बता के नहीं करता है, लेकिन जब भी अपराध की श्रेणी कोई खड़ी होती है, भारतीय जनता पार्टी संज्ञान लेती है और ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करती है। सर आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, हम संदेश देते हैं, प्रदेश दे तो दायित्व तो देता है ना, दायित्व देते समय व्यक्ति की हर प्रकार की जांच होती है, लेकिन अपराध किस घटना में कब हो जाए ये प्रदेश अध्यक्ष को पहले समझना थोड़ी होता है। लेकिन जैसे अपराध होता है तत्काल उसी दिन उस व्यक्ति को मैं पार्टी से बाहर कर देता हूँ। ये आपके आंचल के जो दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं, ये आज भी कैसे बने हुए हैं? दुग्ध संघ अध्यक्ष निर्वाचित इकाई है भाई, उसको हम क्या कर सकते हैं? पार्टी से बाहर है व्यक्ति। कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में नहीं है, अब कहीं से जीत के आ जाए उसको मना करें क्यों जीता है? और अनेकों राजनेता है। अच्छा, आपने पार्टी से निकाल दिया, वो एक सस्ता अलग है तो इसलिए वहां से भाई तो सस्ता हर व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति जो है अगर कहीं निर्वाचित, हमारी दृष्टि में दोषी है, लेकिन वो जो उसके वोटर है वहां के दुग्ध संघ के, उनका नेता तो वही है। क्या करोगे आप? ये समझाओ उनको, सबको इसको हटाओ। नहीं, ये हम नहीं समझा रहे थे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपसे ऐसा नहीं है, आपसे ऐसा नहीं है। जो प्रश्न खड़ा करता है वो क्यों है? तो निर्वाचित व्यक्ति को कोई निर्दलीय जीत के आता है तो हम उससे कहेंगे अनेकों जिनके पृष्ठभूमियां अपराध से जुड़ी होती हैं और न्यायालय में मामला चल रहा होता है, तो सांसद एमपी बने हुए, क्या तय करोगे? चलिए अब टाइम तो फिर आपने ही बात दिया तो टाइम ज्यादा हो गया। अब की बार बजट पूरा सत्र पूरा करेंगे कैसे में, या फिर पिकनिक 2 दिन का? देखिए सर, जो भी विधानसभा के अंदर जो कार्य नियमावली तय करती है उसमें कांग्रेस के लोग भी बैठते हैं। जो बजट, जो सरकारी कार्य होता है, जो बजट के तहत होता है, उसके आधार पर जितने दिन का बजट होगा वो आगे तय करेंगे। आज तक कभी बजट सत्र 5 दिन का रखा, 4 दिन तक कभी रहे हैं वहाँ पे, 1 दिन के अलावा? मैं क्या बोल रहा हूँ, पिकनिक स्थल हो गया वो तो कहने की बातें होती है, ऐसा नहीं होता है। विधायी कार्य जितने दिन के होते हैं उतने दिन के सत्र बुलाया जाता है। ये कोई बाध्यता नहीं है कि आप इतने दिन साथ पिछला सत्र भी आपने 4 दिन का रखा और दूसरे दिन आप वापस आ गए। कांग्रेसी वहाँ रात भर बैठ गए विधानसभा के अंदर ही, और आपने कहा नहीं कर, पूरी तरह नाटक होता है। जो कार्य मंत्रणा समिति होती है वो सब दल के लोग होते हैं, उसी कार्य मंत्रणा समिति में चीजें तय होती है, उसी आधार पर सदन कार्रवाई होती है। सदन किसी पार्टी का नहीं होता है, सदन विधानसभा जो होती है वो एक विधायी इकाई होती है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, आप भी विधायक रहे हैं वहाँ के, अच्छे, अभी भी आप प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदार पद पे हैं। दोनों पार्टियों, आप हैं कांग्रेस है या निर्दलीय हैं, आप लोग राज्य के लिए जा रहे, करोड़ों रुपए आप खर्च करते हैं, देहरादून से उठ के वहाँ जाते हैं, और जिस चीज़ के लिए वहाँ जाते हैं वो काम नहीं होता। ये दुर्भाग्य नहीं उत्तराखंड की जनता का? देखो, सरकार अपने सारे काम पूरे करती है। सरकार का जो एजेंडा होता है, सरकार एजेंडे का जो काम करती है, ठीक है। आप सोच रहा हो कि सत्र लंबा चलना चाहिए, कार्य मंत्रणा समिति पर आप
बैठकर इसका तय करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यमंत्रण समिति में व्यवस्था बनाई, कितने दिन का सत्र करना है उतने सत्र कर सकता है, तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सत्र कोई बीजेपी के लोग नहीं करा रहे, ये बी सरकार नहीं करा रही है, इस प्रकार की बात बोलने वाले विधायी व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ आप नहीं चला रहे, मैं कह रहा हूँ सामंजस्य आपका और कांग्रेस का नहीं होता तो सत्र पूरा नहीं चल पाता है। ये क्यों ऐसा होता है? तो ये तो अपोजिशन का काम है ना, अपोजिशन का विषय होता है। सरकार क्यों चाहे कि सत्र न चले? सरकार को तो अपने विधायी कार्य निपटाने होते हैं, ये हल्ला करना, शोर करना, माहौल को खराब करना। अभी लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री को बोलना था, लेकिन कांग्रेस ने जो माहौल खड़ा किया है, ऐसे में सत्र कैसे चलेगा? ये जो दोषी कौन है ये भी समझना पड़ेगा। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, ये आम आदमी का पैसा कितना खर्च होता है वहाँ पे, आप नहीं कर पाते तो बात से विफलता है मैं ना। आपकी बात से सहमत हूँ, सत्र चलना चाहिए, लेकिन दोषी कौन है? दोषी के बारे में तो जनता को उजागर करो। आखिर पार्लियामेंट मैं उदाहरण दिया ना कल का ही, प्रधानमंत्री को लोकसभा के अंदर उद्बोधन देना था, लेकिन क्या माहौल बनेगा? ऐसे अगर विधानसभा के अंदर कांग्रेस के लोग विषय का अप्रचलित रूप से उठाने के बजाय जब मुद्दे नहीं होते हैं, जब दलों पे मुद्दे नहीं होते हैं तो हल्ला ही बचता है, और हल्ला करके सदन को गुमराह करने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं। यही नतीजा है, सत्र जितना चलना चाहिए वो चल नहीं पाता है। आपसी सामंजस्य भी नहीं होता, हो हल्ला होता, इससे नहीं चलता। नुकसान आम आदमी का है, संसद आम आदमी के पैसे से चल रही है, मरना हर जगह से कि आम आदमी नहीं है। देखो सतीश जी, मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार का एक लंबा डंडा होता है, हर सरकार चाहती सत्र लंबा चले और मेरे ये सारे विधेयक पारित हो जाए या जिन विषयों पर, लेकिन क्या ऐसा माहौल रहता है? उस माहौल को जो बिगाड़ते हैं, प्रश्न वहाँ खड़ा होता है। सामंजस्य, विधानमंडल का सामंजस्य विधानसभा अध्यक्ष बनाती है, उस दिन हाँ किया जाता है, लेकिन उसके बाद माहौल क्या होता है? मेरे को देखो, आप प्रदेश से बीजेपी की है ना, कांग्रेस से कोई मुद्दा है। मैं कह रहा हूँ अगर आप विपक्ष में, बीजेपी है उत्तराखंड में, कांग्रेस सरकार चला रही है, अगर आप नहीं चलने देते भराड़ीसैंण में, जो कांग्रेस ने करा पिछली बार वो बैठ गए वहाँ रातों को, वही अगर अगली बार आप करते, मैं तो कह रहा हूँ आप उत्तराखंड के दुश्मन है जो ये सब कर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप विकास में रोड़ा डाल रहे हैं, वहाँ पे नहीं होने दे रहे हैं आपको। फिर बोल रहा हूँ, जनता आपको चुनती है और आप जनता के लिए क्या करते हैं फिर वो जनता देखती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सदन को लंबा चलाने के पक्ष में रही है, और कभी भी हमने सदन में कभी व्यवधान नहीं डाला। ये ठीक है, जब कोई ऐसे प्रमुख इशू आते हैं सरकार को आईना दिखाने का काम किया होगा, लेकिन हमने चाहे शून्यकाल हो चाहे प्रश्नकाल हो, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सदन का सम्मान किया है। मैं भी विधायक रहा हूँ, मैं एनडी तिवारी जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मैं उस काल में विधायक रहा हूँ। हमने सदन की हर कार्रवाई को चरणबद्ध तरीके से चलने दिया है, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, चाहे दिल्ली के पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट की विधानसभाएं हो, कांग्रेस के लोगों ने वो हार नहीं पच रही है। 2 बार हार गए, तीसरी बार हारने को तैयार है, तो बौखलाहट फिर क्या काम, अपनी बौखलाहट का प्रदर्शन क्या करेंगे? वो केंद्र विधानसभा बन जाती है। वो बौखलाहट ही जो है जनता के पैसे का मिसयूज करती है। यही बौखलाहट आपकी हो उनकी हो, मैं आप सीधा कह रहा हूँ, ये बौखलाहट जो है जनता के लिए दुश्मन बन रही है। ये जनता तय करती है कौन इसको कर रहा है, और जनता समय पे जवाब भी देती है। चलो बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत टाइम ले लिया, बड़ी बेबाकी से आपने सारे जवाब दिए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।